पाकिस्तान के कुल रकबे के अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा इस वक्त पानी के नीचे है। जी, फ्लड की वजह से पाकिस्तान का 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा का रकबा पानी के नीचे आ चुका है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जानब फ्लड के बारे में ही बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे भयानक फ्लड है जिसमें माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। और इस फ्लड को लेके मार्केट में इस टाइम 5 थ्योरियाँ चल रही हैं कि ये फ्लड आखिर आया क्यों और इसके नतीजे इतने भयानक क्यों हैं। पहली थ्योरी मार्केट में ये चल रही है कि ये सब कुछ किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है और मसनूई बारिश के ज़रिए इतनी बारिश की गई है कि पाकिस्तान को डुबो दिया गया है। और दूसरी थ्योरी मार्केट में ये चल रही है कि इंडिया ने रावी और सतलज में इतना पानी फेंका है कि पाकिस्तान डूब गया है। तीसरी थ्योरी मार्केट में ये चल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं कि फ्लड पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आ गया है। चौथी थ्योरी मार्केट में ये है कि ये सब कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, डैम्स ना बनने की वजह से हुआ है, जिसका नतीजा आज ये देखना पड़ा। पांचवी थ्योरी मार्केट में ये चल रही है कि ये कुदरती आफत है और जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था और इसके सामने सब बेबस थे। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और देखेंगे कि असल वजह क्या है, किस वजह से पाकिस्तान में इतनी तबाही चारों तरफ फैल चुकी है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में अगर आपको लगे कि इस वीडियो के अंदर मेहनत की गई है और हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है तो सिर्फ उसी सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें। वेलकम टू हसीब खान व्लॉग्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी से। जी, मेरी फेवरेट थ्योरी भी जो सुनने में और पढ़ने में मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो थी क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश। अक्सर लोग ये कहते पाए जा रहे हैं और अक्सर लोग ये मान भी रहे हैं कि इस सब में किसी दुश्मन मुल्क का हाथ है और क्लाउड सीडिंग के ज़रिए इतनी बारिश की गई है कि मुल्क डुबो दिया गया है। तो आपको बताता हूँ कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो कुदरती तौर पे बारिशें होती रहती हैं पूरा साल, लेकिन दुनिया के कई ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरा साल कई साल बारिशें नहीं होती। तो वो लोग क्लाउड सीडिंग की मदद से मसनूई बारिश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई जादू की छड़ी चलाई और बारिश होना शुरू हो गई। इसके लिए बादल का होना बहुत ज़रूरी है और आप सब जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। जब पानी बुखारात बन के आसमान में जाता है तो वो पानी ही बेसिकली बाद में बादल बनता है। लेकिन ये बादल कई जगहों पे बरसता है और कई जगहों पे ये नहीं बरसता। तो इन बादलों के ऊपर से जहाज को उड़ाया जाता है और प्लेन के जरिए केमिकल फेंका जाता है इन बादलों के अंदर, या फिर दूसरा तरीका है रॉकेट फायर किए जाते हैं और इन बादलों में केमिकल फेंका जाता है जिससे ये बारिश होती है। लेकिन इसके लिए बादल होना उस जगह पे बहुत ज़रूरी है और उस बादल में पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, बुखारात का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें केमिकल फेंक के बारिश करवाई जा सके। और ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि ये थ्योरी एक सिर्फ मजाक की हद तक तो अच्छी है लेकिन इसके अंदर हकीकत नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने भी कुछ अर्सा पहले ट्राई की थी क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने की, जब स्मोक एक हद से ज़्यादा बढ़ गया था उनके कुछ शहरों में। लेकिन जब उन्होंने कुछ कंपनी से बिड्स मंगवाई तो वो बिड्स इतनी ज़्यादा थी, यानी $मिलियन के अंदर ये बिड्स होती हैं। इसका खर्चा $मिलियन के अंदर होता है एक छोटे से शहर में भी अगर आपने क्लाउड सीडिंग करवानी हो। तो पाकिस्तान का तो जितना बड़ा रकबा जिसमें बारिश हुई है इस पे क्लाउड सीडिंग करने के लिए तो कई $100 बिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। तो किसी मुल्क को आखिर क्या पड़ी है कि वो कई $100 बिलियन का खर्चा करके खुद को तबाह कर ले पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। यहाँ पर यह बात भी क्लियर करता चलूँ कि अभी तक जो एस्टिमेटेड नुकसान है वो भी $15 बिलियन का है और इस क्लाउड सीडिंग को करने में कई $100 बिलियन लगेंगे जितनी बारिश एक्चुअल में हुई है। अब चलते हैं हमारी दूसरी थ्योरी की तरफ कि इंडिया ने सतलज और रावी के अंदर इतना ज्यादा पानी छोड़ा कि पाकिस्तान डूब गया। तो दोस्तों, ये वो दरिया हैं जो भारत से पाकिस्तान के अंदर गिरते हैं और इन दरियाओं के ऊपर भारत ने डैम भी बनाए हुए हैं जो कि सिंध तास मुआहदे के तहत बने हुए हैं। तो इन दरियाओं के ऊपर जो डैम्स बनाए हुए हैं उनके अंदर इंडिया अपना पानी भी स्टोर करता है और जो एक्सेस वाटर होता है वो फिर पाकिस्तान के अंदर छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर डैम की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसको पानी को वो स्टोर करता है और फिर उसको रिलीज करता है। तो जितना पानी भारत को चाहिए होता है वो उतना
स्टोर कर लेता है, उसका जो एक्सेस अमाउंट होता है तो वो इवेंचुअली तो हर साल पानी पाकिस्तान के अंदर ही आता है। और ऐसा नहीं कि ये इस साल हुआ, ये हर साल एक नॉर्मल रूटीन है। इसी तरह लास्ट अगस्त के अंदर इंडिया ने पानी छोड़ा था 3 लाख क्यूसेक के करीब रावी और सतलुज के अंदर। ये एक रूटीन की बात है, इसलिए इस थ्योरी में भी ज्यादा जान नहीं है। अब चलते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ, जिसके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग, जमीन का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वो पानी नीचे इस स्पीड के अंदर बह रहा है कि वो फिर तबाही कर रहा है। तो अगर इस थ्योरी को देखा जाए तो ये काफी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। इनकी तादाद 7,000 से भी ज्यादा है और इनमें से 30 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फटने के करीब हैं। और अक्सर लोग यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, जबकि दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। कार्बन फुटप्रिंट होता है कि कोई भी मुल्क कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ही वो वाहिद रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो तो बहुत कम है दुनिया के मुकाबले में, लेकिन ये भी कोई खुश होने की बात नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ उन्हीं मुल्कों का कम होता है जो गरीब होते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिए, उसी मुल्क का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज चल रही होंगी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज चल रही होंगी, हर किसी के पास गाड़ी होगी, हर कोई पैसा खर्च कर रहा होगा। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री, चीज़ें, काम, तरक्की हो रही होगी, फुटप्रिंट भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट कम है, उसकी मेन वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्री, हमारे काम, हमारी तरक्की, ये सब कुछ कम है। लेकिन इस सब के बावजूद इसका असर पाकिस्तान के ऊपर इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे नॉर्थ में, हमारी ऊंचाई के ऊपर, हमारे ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर्स इतने ज़्यादा हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो सारा पानी पहाड़ी इलाकों से होता हुआ इवेंचुअली इंडस रिवर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, उसके अंदर गिर के आगे फिर बहिरा अरब तक चला जाता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्लेशियर्स का पानी इस दफ़ा वाकई काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंडस रिवर के अंदर इतना ज़्यादा पानी था कि जो दरिया काबुल का पानी है वो भी इंडस रिवर में रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। देखें, ये जो दरिया काबुल है ये 90 डिग्री के एंगल पे जाके शामिल होता है इंडस रिवर के अंदर, और अगर इंडस रिवर का बहाव एक हद से ज़्यादा हो तो वो पानी शामिल नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से फिर वो पानी अपने इलाके में तबाही मचाता है। और यही केस हमें आगे जाके मंछर झील में भी देखने में आया कि जहाँ पर इंडस रिवर के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से झील का लेवल नीचे है इंडस रिवर से, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है इंडस रिवर के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाले टाइम के अंदर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में मज़ीद तबाही होगी अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं बनाया जाएगा। देखें, पानी तो ऊपर से आता है, लेकिन अगर उसके गुजरने का, उसकी निकासी का बहिरा अरब तक एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर तरीका हो जाए, रास्ते ब्लॉक ना हो, ड्रेनेज ब्लॉक ना हो, तो ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली हो सकता है। तो अब आते हैं अपनी चौथी थ्योरी की तरफ कि डैम्स का प्रॉपर टाइम पे ना बनना, ड्रेनेज का ना बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से तबाही का स्केल इतना ज़्यादा हो गया। तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इसका बहुत बड़ा रोल है इन फ्लड्स के अंदर। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप इस सब को अपने घर पे अप्लाई करें। आपके घर में पानी यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने धोने के कामों के लिए पानी इस्तेमाल होता है, और उस पानी को सीवरेज तक पहुँचाने के लिए आपके घर के अंदर एक पाइपलाइन बिछी हुई होती है। अब सिर्फ इतना सोच के देखें कि किसी जगह पाइपलाइन में सिर्फ अगर एक शॉपर भी फंस जाए तो क्या होगा, वो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी और पानी बैक निकलना शुरू होगा, इवन कि आपके घर में पानी भर जाएगा। और पाकिस्तान के केस में तो ये हो रहा है कि वो पाइपलाइन कई जगहों पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, खास तौर पे इंडस रिवर के बाई जानब सिंध का साउथ जितना भी इलाका है वहाँ पे ये ड्रेनेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपके घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है और उसको निकालने के लिए पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई तो आखिर वो पानी कहाँ जाएगा, वो घर में फैलेगा और तबाही करेगा। और जहाँ तक बात डैम्स की आ गई है तो डैम्स को बहुत ही ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है। बिल्कुल डैम ज़रूरी हैं बिजली बनाने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए, लेकिन इनका किरदार फ्लडिंग के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। वो पानी जो पाकिस्तान अपने दरियाओं से बहिरा अरब में फेंकता है वो 140 मिलियन एकड़ फुट होता है, और पाकिस्तान की टोटल पानी स्टोर करने की कैपेसिटी सारे डैम्स को मिलाने के बाद भी 12 मिलियन एकड़ फुट ही है। तो आप कितने भी डैम्स बना लें, इस सारे पानी को आप रोक नहीं सकते। असल मसला है इस पानी को ड्रेन करना बाहिफाजत, इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, कहीं पे ये पानी रुके ना, दरिया अपनी जगह से बाहर ना निकलें, इलाकों में ना जाएं, और प्रॉपर ड्रेनेज के ज़रिए इस पानी को ले जाते हुए हम कैसे बहिरा अरब में फेंकते हैं। असल इशू ये है, डैम्स अगर बनाने भी हैं तो उनका फोकस
वाटर स्टोरेज और बिजली बनाने से ज़्यादा रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने पे होना चाहिए। तो अब आखिरी थ्योरी पे बात करेंगे कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, कि बारिश हुई ही इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई कुछ कर नहीं सकता था और सब लोग बेबस थे। तो इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो अगर खाली सिंध का ही डाटा उठा लें तो सिंध के अंदर 450% ज़्यादा बारिश हुई है। जी, जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर मैं नाकामी समझता हूँ प्रिडिक्शन की। जी, पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रिडिक्शन करता है कि इस साल कितनी बारिश होने वाली, इस सीज़न में कितनी बारिश होगी। लेकिन ये प्रिडिक्शंस गलत थी। जितनी बारिश हुई है उसका तो आधा भी प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स ने, जहाँ पर मैं उनका फेलियर समझता हूँ। और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर को इतना कम अज़ कम अपडेट करना चाहिए कि कम अज़ कम 70-80% तो प्रिडिक्शंस राइट हो सकें। और कोई भी एक बहुत बड़ा हादसा किसी एक वजह से कभी भी नहीं होता। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसी देता हूँ कि आप हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन एक दिन आपके गुजरने से कुछ 10-15 मिनट पहले वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल वाला स्लिप हुआ, गिरा और उसका पेट्रोल वहाँ पर लीक हो गया और आपके घर के बाहर पेट्रोल गिर गया। अब आप अपनी रूटीन में अपने गेट से बाहर निकले हैं और आपने आके सिगरेट जलाई है, माचिस की तिली नीचे फेंकी है तो वहाँ पे आग लग गई है। तो अब इसमें बात को समझें कि कई गलत चीज़ें एक ही टाइम पे हो गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो इसी तरह ये सैलाब भी कई गलत चीज़ों के एक टाइम पे होने की वजह से हुआ है। जी, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी ज़्यादा आया, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, ड्रेनेजेस बंद थे, ड्रेनेज कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और कई जगहों पे बारिश इस कदर ज़्यादा हुई। कई सारी गलत चीज़ें एक ही टाइम पर होने की वजह से इस तबाही का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खाली 10 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं इस सैलाब के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सारे मामले से रिलेटेड तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अब वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।